हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों का क्लास 10th के साइंस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के नोट्स को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने नोट्स को यहीं से कंप्लीट भी कर सकते हैं। वैसे मैं अपने नोट्स को आप लोगों के पास पिक्स के रूप में व्हाट्सएप पे भेजूंगा, मगर जो लोग YouTube से हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं वो लोग इन वीडियो से ही अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है मेरी कि आप लोग अपने नोट्स को साथ साथ में कंप्लीट करते चलें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रिपरेशन में दिक्कत ना हो। सिर्फ वीडियोस पे आप लोग डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि हमेशा आप लोग वीडियोस को नहीं देख सकते, हमेशा आप नेट से कनेक्टेड नहीं रह सकते। तो उस समय में जिस समय आप नेट से कनेक्टेड नहीं हैं या जिस समय आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, उस समय के लिए आपके ये नोट्स बहुत काम आएंगे। क्लास 10th के केमिस्ट्री पार्ट का ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड देयर म्यूचुअल इंटरैक्शंस। केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में और ये मटेरियल्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में एक सब्जेक्ट है। फिजिकल और chemical changes are noticed in matter when energy in any form is either absorbed or released by the matter. किसी भी मैटर में फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज नोटिस करने के लिए या फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हम तब नोटिस करते हैं जब उस मैटर द्वारा कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए या मैटर द्वारा कोई एनर्जी रिलीज की जाए। ये एनर्जी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी किसी फॉर्म में भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इसी हेडिंग में, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी एंड इजीली रिवर्सिबल चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेट, शेप, साइज, अपीयरेंस, डेंसिटी एक्सेट्रा ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। यहां पे जो बात की जा रही है, यहां पर मैं एक बात आपको बहुत साफ तौर पे कह दूं, क्योंकि बच्चे अक्सर, जैसे कि मैंने यहां कहा कि एक फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है और उसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। और इस चेंज के अंदर आमतौर पे सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है, यानी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है, सब्सटेंस का शेप चेंज हो सकता है, उसकी साइज, उसकी अपीयरेंस, कैसा वो अपीयर हो रहा है, उसकी डेंसिटी, यानी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में होने वाले बदलाव ही फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बात और बोली है कि ये एक टेम्पररी या आसानी से रिवर्स होने वाला चेंज है, मगर ये फिजिकल चेंज की पहचान नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उसकी पहचान नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। तो समझ लीजिए मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उसको फाड़ दिया, तो क्या आप वापस उसे कागज के टुकड़े में बदल सकते हैं आसानी के साथ? बिल्कुल नहीं। तो है तो वो फिजिकल चेंज ही। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फिजिकल चेंज टेम्पररी ही हो, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल ही हो। अब आप एक अंडा ले लो, उसको जमीन पे पटक दो, वो तो फूट गया, अब वापस उसे अंडा बनाओ आप, क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। ये भी एक फिजिकल चेंज है जो रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं और आसानी से रिवर्स किए जाते हैं, मगर सारे फिजिकल चेंजेस इजीली रिवर्सिबल नहीं होते। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, वैक्स का पिघलना, वाटर का भाप के रूप में या वाटर का इवेपोरेट हो जाना, ड्यू, ओस का फॉर्मेशन और कपड़ों का सूखना, ये सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। अगला जो पॉइंट हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज आमतौर पे परमानेंट होते हैं, और इस केमिकल चेंज के अंदर इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज्ड। सब्सटेंस जिस तरह के केमिकल कंपोजिशन से बना है, केमिकल चेंज के बाद उसका केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाता है। और आखिरी बात बोली गई है कि एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। और एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। केमिकल चेंज की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी केमिकल चेंज होगा, एक या एक से ज्यादा केमिकल कंपोजिशन वाले या एक या एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस या एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे जिनका केमिकल कंपोजिशन ओरिजिनल सब्सटेंस जिनसे वो बना है, ओरिजिनल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन से अलग होगा।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ सल्फर, बर्निंग ऑफ वैक्स, या आप कह सकते हो बर्निंग ऑफ कैंडल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध का दही में बदल जाना, या डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे बॉडी में होता है। और सबसे आखिरी पॉइंट है केमिकल चेंज इज नॉट इजिली रिवर्सिबल। देखिए, इज नॉट इजिली रिवर्सिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्स किया नहीं जा सकता, उसको आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी एक बार अगर केमिकल चेंज हो गया तो उसको पुरानी स्टेट में लाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स में। सो हमारी फर्स्ट हेडिंग केमिकल चेंज के बारे में थी। सेकेंड हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? सो पहला पॉइंट इसका कहता है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड which possess altogether different properties from the reactants which are used। बोला कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज उन रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट मतलब वो सब्सटेंस जिससे वो बना है, उन रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से अलग होता है। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे वाटर फॉर्म होता है तो वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म होता है। हाइड्रोजन की टेंडेंसी है कि वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत तेजी के साथ वो जलता है, ज्यादातर अगर ज्यादा मात्रा में है और उसको चिंगारी मिल गई तो वो ब्लास्ट भी करता है। ऑक्सीजन जो कंबशन प्रोसेस में बहुत जरूरी है, मतलब अगर बर्निंग हो रही है तो ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग होना संभव नहीं है। यानी एक तरफ जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बर्निंग के लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हो सपोर्टिव है, और वहीं इन दोनों सब्सटेंस से जुड़ करके, केमिकली जुड़ करके जो सब्सटेंस बनता है वाटर, वो इनका उल्टा है, वो हाईली अपोज करता है आग को, कंबशन को। सो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से, या उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होती है, जिससे वो जुड़ करके बना है उससे अलग होती है। यहां पे बताया जा रहा है द सब्सटेंस, सेकंड पॉइंट से, द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and the new substance that are formed as a result of chemical reaction are called products। so substances जो किसी chemical reaction में involve होते हैं, participate करते हैं, उन्हें reactants कहते हैं, और जो नए substance form होते हैं chemical reaction में उन्हें products कहते हैं। ठीक है, during a chemical reaction, एक chemical reaction के दौरान, during a chemical reaction a rearrangement of atoms takes place। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, और ये रीअरेंजमेंट किस किस के बीच में होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में और नए प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में और नए प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स रीअरेंज होते हैं। डेफिनेटली रिएक्टेंट में भी कुछ एटम्स होंगे, प्रोडक्ट जो बनता है उनमें भी एटम्स होंगे। तो ये जो एटम्स होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, वो एटम्स रीअरेंज होते हैं, और इसी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली, कंप्लीटली रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से अलग होती है। एक एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, यहाँ पे भी समझाने के लिए मैंने वही एक्सपेरिमेंट लिया है, बट कुछ बात जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं हम लोगों ने डिस्कस की थी वो यहाँ पर है। ये एक्सपेरिमेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बर्निंग प्रोसेस। इसमें आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको फ्लेम के पास लाना है। मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में जलने लगेगा और बहुत तेजी के साथ, बहुत डार्जलिंग, बहुत चमकदार रोशनी प्रोड्यूस करेगा, और फिर व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की प्रोसेस में जो व्हाइट पाउडर ऑब्टेन होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2। ओके, केमिकली आप इसको देख सकते हो, 2Mg + O2 होता है 2MgO। ये हम लोगों ने बैलेंसिंग किया, अगर आप नॉर्मली आप लिखोगे तो Mg + O2 MgO होना चाहिए, मगर फिर मैग्नीशियम की वैल्यू मैच नहीं करती। आप लोगों ने एनसीईआरटी में बैलेंसिंग देखा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी हम लोग बैलेंसिंग द इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नोट्स में भी। और उसी तरह से 3Mg + N2 बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमको ये ऑब्जर्वेशंस मिलती है, हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हमको कभी भी ये चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
अब ये क्या चीजें हैं? ओके, कह रहा है कि पहली चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हो सकता है गैस इवॉल्व हो। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर केमिकल रिएक्शन में, मतलब सॉरी, अगर गैस इवॉल्व नहीं हो रहा तो वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। हो सकता है उसमें कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन हो, हम सारी ऑब्जर्वेशंस को एक एक साथ देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस का बहुत अच्छा एग्जांपल है आयरन सल्फाइड। आप ध्यान देखिए, सल्फाइड जब है तो एस, FeS केवल एस है। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी देखिए सॉरी, हाँ, फेरसल्फाइड प्रोडक्ट में भी देखिए तो हाइड्रोजन सल्फाइड, वहां पे भी केवल एस है। ओके, और SO4 अगर होता है तो सल्फेट होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज को पहले के लेक्चर में। तो FeS प्लस H2SO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस H2S, और इस समय ये H2S जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, गैस फॉर्म में रिलीज होता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इससे पहले आप आगे बढ़े, देखिए नीचे नोट में प्रेसिपिटेट के बारे में बताया गया है, और आप लोगों ने प्रेसिपिटेट के बारे में एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस है जो प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। हमेशा सॉल्यूशन के केस में ही ये प्रोड्यूस होता है, और सॉल्यूशन में ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होता, और इसी वजह से ये, ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है रिएक्शन के अंदर, नीचे की तरफ बैठ जाता है डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से, या कभी कभी डेंसिटी कम होने की वजह से भी। ओके, सो अगला जो ऑब्जर्वेशन है वो है चेंज इन कलर। कॉपर सल्फेट और वाटर, राइट। आमतौर पे कॉपर सल्फेट जब एनहाइड्रस होता है, वो पाउडर्ड फॉर्म में आप कह सकते हो होता है, या उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता, तो वो जो होता है वाइट कलर का होता है। पर जब आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो वो बनाता है हाइड्रस कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O, और इसका कलर होता है ब्लू। स्टेट में चेंज होना, राइट, जैसे वैक्स कैंडल को अगर आप बर्न करते हो तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब खास बात क्या है, वैक्स कैंडल जो आप बर्न कर रहे हो वो सॉलिड है, और जो उससे वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो क्या है, वो गैसेज है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लाइमस्टोन, राइट, उसको वाटर में मिलाएं तो सोल्यूशन देखा होगा आपने, एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ा है, बहुत तेजी के साथ गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपने एनसीईआरटी में इस बारे में पढ़ा था। तो इस पे क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। और इमिशन ऑफ लाइट, अगर हम फॉस्फोरस को बर्न करें, ठीक है, तो कोल्ड लाइट इमिशन होता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनने की वजह से, उसके साथ एक कोल्ड लाइट, ठीक है, मतलब उस लाइट में हीट एनर्जी नहीं होती, इसलिए उसको कोल्ड लाइट कहा जा रहा है, तो वो प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। हम नॉर्मली हमेशा कभी भी कहीं भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, और किसी भी सब्सटेंस को किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमेशा किसी न किसी कंडीशन के आधार पर बनते हैं। और जैसे कि क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट, पहली कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी क्लोज हो। ऐसा नहीं कि वन ऑफ द रिएक्टेंट वो अपने घर पे है, दूसरा रिएक्टेंट अपने घर पे है, और उस दौरान कह सकते हैं कि अब अपने घर पे कहने का तात्पर्य क्या है कि एक दूसरे से दूर है, और उस दौरान वो आपस में रिएक्ट कर जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होने चाहिए। दूसरा है, तो पहला कंडीशन है क्लोज कांटेक्ट, दूसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही हो या तो एनर्जी इवॉल्व हो रही हो। और इसको आप लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो वह एंडोथर्मिक, और एनर्जी जब इवॉल्व होती है तो होता है एक्सोथर्मिक, राइट। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये कंडीशन भी ज़रूरी है, किसी भी तरह से या तो एब्जॉर्ब होने की तरह से या इवॉल्व होने की तरह से आपकी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी तो डेफिनेटली रिएक्टेंट का हिस्सा बनेगी, और रिलीज होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगी। रिएक्टेंट के हिस्से को या एनर्जी एब्जॉर्प्शन को हम कभी कभी उस एरो पे भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीट का एनर्जी एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन दिखाया गया है, जहाँ पहला है कैल्शियम कार्बोनेट,
डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एंडोथर्मिक है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बगैर ये रिएक्शन हो नहीं सकता। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, और ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये हीट एनर्जी रिलीज करता है। कोयले का जलना एक एग्जाम्पल कह सकते हो इसका। लाइट फॉर्म में भी एनर्जी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी, हमने उनके भी एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर। जैसे कि लाइट फॉर्म का एग्जांपल के लिए आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले सकते हैं। सनलाइट में रखने पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करते हैं। और लाइट एनर्जी क्या होती है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसलिए मैंने बताया रिएक्टेंट के साइड में लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है। एक केस और देख लो, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन क्लोराइड में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कंपेरेटिवली हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सेपरेटली। अलग अलग तौर पे अलग अलग रहते हुए जितनी एनर्जी उनमें थी, जितना काम में बिजी कम रहते थे, या इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती थी, ठीक है। तो किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी हिसाब से तय होता है कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो आप या तो एरो पे लिख सकते हो, या तो आप रिएक्टेंट के साइड में प्लस के तौर पे लिख सकते हो, या प्रोडक्ट के साइड में माइनस के तौर पे लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बन रहा है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में, और यहाँ पे आप देखिए एनर्जी प्लस के तौर पे लिखी गई है प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। प्रोडक्ट के तौर पे जब प्लस रहेगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी में भी इसी तरह से दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, राइट। जैसे सोडियम क्लोराइड मॉल्टन फॉर्म में है, पिघले हुए रूप में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के एनर्जी रिलीज कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे रिलीज होता है और सोडियम और क्लोरीन बनता है। और ऐसे ही जिंक और कॉपर के साथ केमिकल सेल्स के अंदर ये होता है, और इस केस में एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ली जाती है, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे जिंक और कॉपर जो बेसिकली बैटरीज में होते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज करते हैं। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन की रेट को असर करते हैं। ये कुछ अगर कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम उन रिएक्शन में इन चीज़ों को ना मिलाएं, उन रिएक्शन में एक स्पेसिफिक चीज़ को ना मिलाए तो रिएक्शन ही नहीं होता। उन रिएक्टेंट में जब एक स्पेशल चीज़ मिलती है तभी रिएक्शन होता है या तेज़ी के साथ होता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्टेंट के साथ मिलाने पर रिएक्शन को तेज करता है उसे कैटलिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि catalysts are the substances which influence the rate of a chemical reaction and remains unchanged in amount and chemical composition at the end of the reaction. कैटलिस्ट जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको तेज करते हैं, उसको स्लो करते हैं, और खुद में उनमें कोई बदलाव नहीं आता। यानी इन कैटलिस्ट को अगर आप यूज़ करते हो तो कैटलिस्ट के अंदर खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर भी कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो वो काफ़ी स्लो रिएक्शन करेगा। अब पोटेशियम क्लोरेट में ही मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ लो टेम्परेचर देते हैं तो काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ या स्लो करते हैं उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, कुछ नोट यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे रिएक्शंस दैट अकर इन स्लो स्पीड, अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड पे हो रहा है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिएक्शंस दैट अकर इन फास्ट स्पीड उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट फास्टेंस ओनली दोज केमिकल रिएक्शंस विच अकर विद स्लो स्पीड, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही तेज करता है कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। उसी तरह से एक नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जो उसकी स्पीड को घटाता है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन के, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, कर्ड का बनना, चीज़ का बनना मिल्क से, वाइन का फर्मेंटेशन, ग्रेप जूस के फर्मेंटेशन से या शुगर केन के फर्मेंटेशन प्रोसेस से वाइन फॉर्म होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, घरों में या बाहर दफ्तरों पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, उनको भी चलने के लिए तो फ्यूल चाहिए। हाँ,
अब वो फ्यूल कहाँ से हासिल होता है? उस फ्यूल को हासिल करने के लिए भी कुछ प्रोसेस किया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए, आप घरों में भी तो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलपीजी। तो कहीं पर भी जो फ्यूल्स होते हैं, उन फ्यूल्स के बर्निंग प्रोसेस भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। रेस्पिरेशन और डाइजेशन, जो बायो में पढ़ा था आपने। और शाइनिंग ऑफ फाइबर फ्लाइज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन ल्यूसीफेरिन वो सब्सटेंस है जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को, सॉरी इट शुड बी लाइक ल्यूसीफेरिन, वो प्रोटीन है जो एक्चुअली फायरफ्लाइज, जुगनू में चमक या शाइन करने का काम करता है। रात को वही चमक देता है, हमको लगता है कि बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। हम लोगों ने नोट्स एक्सरसाइज में अभी तक इतना ही करना है। आप एक बार इन नोट्स को कंप्लीट कीजिए, और एक बार आपकी स्पीड बन जाएगी तो हम लोग भी अपने नोट्स को जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।